हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 1861 का भारत परिषद अधिनियम और 92 का भारत परिषद अधिनियम। इसको पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसके क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं इसमें, इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे। और वीडियो को बीच में छोड़ेगा मत, वरना समझ में नहीं आएगा भाई। पूरा पढ़ने के लिए और समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको एक और भी नाम से जाना जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। बता देते, लिख देते हैं मार्ले मिंटो सुधार। यहाँ पे लिखा हुआ है मार्ले मिंटो सुधार, जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। देखो उस टाइम पे 1909 के 9 में उस टाइम पे जो थे भारत के सचिव थे वो कौन थे? लॉर्ड मार्ले थे। और भारत में वायसराय के पद पर कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड मिंटो जब 1909 का टाइम था, उस टाइम पे भारत के सचिव कौन थे? लॉर्ड मार्ले भारत के सचिव थे लॉर्ड मार्ले। और वायसराय के पद पर कौन थे? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो थे। इसमें क्या कहा गया है कि मतलब ब्रिटिश सरकार में मतलब कि भारतीयों को बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त करने का अधिकार भी दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ही था। तो इसकी कुछ विशेषता हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। देखो सबसे पहले इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई और प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या समान नहीं थी। देखो ये जो केंद्रीय परिषद है, केंद्रीय परिषद में विस्तार किया गया। पहले कितने सदस्य होते थे? 16 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 16 सदस्य होते थे। लेकिन इस एक्ट के तहत 1909 के तहत इसमें 60 सदस्य का मतलब बढ़ा दिया गया। इसमें केंद्रीय परिषदों का विस्तार हो गया। इसमें 60 सदस्य कर दिया गया, 60 सदस्य हो गए। और प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या समान नहीं थी। देखो प्रांतीय विधान परिषद यानी कि देखो प्रांतीय विधान परिषद जो राज्य स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो राज्य स्तर पर काम करते हैं, काम होता है, उनको प्रांतीय विधान परिषद कहा जाता है। तो जो प्रांतीय विधान परिषद में वो इसमें सदस्यों की संख्या समान नहीं थी, क्योंकि देखो अलग अलग प्रांतों में भारतीयों की संख्या अलग अलग होती थी। तो इनमें सदस्यों की संख्या समान नहीं थी। हालांकि जो केंद्रीय परिषद था उनमें 60 कर दिया गया था। और आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य के बहुमत की अनुमति थी। देखो क्या है, जो केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत मतलब कि केंद्रीय परिषद में जो सरकारी बहुमत को बनाए रखा, यानी कि केंद्रीय परिषद में जो था वो सरकारी बहुमत को मतलब इसमें सरकारी की बहुमत थी, सरकारी लोगों की बहुमत थी। बहुमत का मतलब हम समझाए थे इसके पिछले वीडियो में कि मेजॉरिटी, यानी कि जो मतलब अधिक संख्या वाला समूह होता है उसको बहुमत कहा जाता है। उसी की कोई भी डिसीजन होता है तो उसी की मान्यता मतलब होता है। जो 10 लोग बोलेंगे उन्हीं का मान्यता होता है, एक लोगों का नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं बहुमत। तो जो केंद्रीय परिषद, इनमें किसकी बहुमत थी? इनमें थी सरकारी की बहुमत थी, इनमें सरकारी की बहुमत होती थी। और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति थी। लेकिन जो प्रांतीय परिषद थी, प्रांतीय परिषद में भारतीयों की संख्या थी
और भारतीयों की संख्या, और जैसे कि अन्य स्वतंत्र विचार रखने वाले व्यक्ति होते थे, अन्य स्वतंत्र विचार रखने वाले व्यक्ति होते थे, उनकी भी संख्या अधिक हो गई थी इस एक्ट में 1909 के एक्ट में। 1909 के एक्ट में इनमें जो अन्य स्वतंत्र व्यक्ति विचार रखने वाले व्यक्ति होते थे उनकी संख्या अधिक कर दी गई, भारतीयों की संख्या अधिक कर गई, मतलब अधिक कर दी गई 1909 के एक्ट में। इसमें उनको मतलब बढ़ावा मिला इस प्रांतीय विधान पर से। लेकिन केंद्रीय परिषद था, केंद्रीय परिषद, इनमें सरकारी को बहुमत प्राप्त था और प्रांतीय परिषदों में इनमें मतलब अन्य स्वतंत्र विचार रखने वाले जो व्यक्ति होते थे उनकी संख्या अधिक होती थी और भारतीयों की संख्या अधिक होती थी। भारतीय परिषद में अलग था और केंद्रीय परिषद में अलग था। तो इसमें यही था इस पॉइंट में। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे, विधान परिषदों में अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प रखना का दायरा बढ़ाया गया। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्या था कि जो अनुपूरक प्रश्न पूछना, मतलब उसमें भी प्रश्न पूछते थे लेकिन कोई गहरे मतलब एकदम गहराई से प्रश्न नहीं पूछते थे। मतलब किसी टॉपिक पर अगर बात होता तो मतलब ऐसे ही नॉर्मल प्रश्न पूछ सकते थे। हम लोग इसके पिछले एक्ट में देखे थे, उसमें नॉर्मल प्रश्न पूछा जाता था। लेकिन इसमें मतलब कोई भी जैसे कि सांसद, उसमें सदस्य जो हैं वो किसी भी टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो पूरी मतलब गहराई से जानकारी ले सकते थे। इनको सदस्यों को मतलब ये अधिकार प्राप्त था। अब जैसे कि कोई टीचर है और स्टूडेंट है, टीचर किसी भी टॉपिक पर पढ़ा रहा है ना, तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो और भी डीप में जानकारी लेना चाहेगा, उसको और भी जानकारी लेगा तभी तो उसको समझ में आएगा ना। तो ऐसे ही इनमें मतलब कि प्रश्न जो पूछा गया वो मतलब उसमें एकदम गहराई से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, वो एकदम डीप में प्रश्न पूछ सकते थे, इनको ये शक्ति प्रदान की गई। और क्या, बजट पर संकल्प रखना। देखो इसके जो पिछला एक्ट था उसमें सरकार बजट पेश करती थी, उनमें जो सदस्य होते थे वो सिर्फ उस पर चर्चा कर सकते थे। क्या कर सकते थे? उस पर चर्चा कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, बजट पर संकल्प रखना, यानी कि अब सदस्यों ने इस पर गहराई से बात जानने की कोशिश की। अब ब्रिटिश सरकार कोई भी बजट पेश करती थी तो वहाँ पे सदस्य अपनी सहमति या असहमति मतलब जता सकते थे कि क्या सही है, वो स्वीकार करें या ना करें, मतलब उसमें ये सहमति जता सकते थे, सहमति या असहमति जता सकते थे, वो बजट के लिए बात कर सकते थे। इस एक्ट में ये कहा गया, ये सिर्फ चर्चा नहीं करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम सिर्फ बजट पर चर्चा किया जाता था लेकिन और कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं था। लेकिन इसमें अब क्या हुआ, एकदम गहराई से बात जानने की कोशिश की गई, मतलब कोई भी बात जानेंगे एकदम गहराई से। जैसे कोई भी टीचर पढ़ाता है तो स्टूडेंट चाहता है कि हमको उस टॉपिक के बारे में हमको पूरी नॉलेज प्राप्त हो। तो वैसे ही मतलब इसमें सदस्यों ने क्या किया, मतलब इसमें सदस्यों को मतलब एकदम गहराई से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। तो ये था तीसरा टॉपिक। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। पहली बार भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में सदस्य बनने का मौका मिला। देखो इस एक्ट में क्या हुआ कि भारतीयों को, ब्रिटिश सरकार में भारतीयों को मतलब उच्च कार्य परिषद यानी कि मतलब उच्च स्थान प्राप्त मिले। इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि उच्च स्थान प्राप्त मिले। तो एग्जाम्पल ने सत्येंद्र प्रश्न सिन्हा का, इसका सत्येंद्र प्रश्न सिन्हा सत्येंद्र प्रश्न सत्येंद्र प्रश्न सिन्हा का, इनको देखो ये जो थे इनको भारतीय में वायसराय की कार्यपालिका परिषद में इसमें कार्यपालिका परिषद में सदस्य बनने का मौका मिला इसी एक्ट में। मतलब इतना, ये जो ब्रिटिश सरकार का बहुत बड़ा
मतलब बहुत बड़ा परिषद होता था। इसमें ब्रिटिश सरकार को भारत में निर्णय लेने की, मतलब जो भी निर्णय होता था तो ये करते थे जो वहाँ के जो कार्यपालिका परिषद के जो सदस्य होते थे। तो इनमें अब क्या हुआ कि इसमें भारतीयों को, जैसे कि एग्जाम्पल है स्वतंत्र प्रश्न सिन्हा को, ये अधिकार मतलब इनको इस परिषद का सदस्य बनने का मौका मिला, यानी कि कार्यपालिका परिषद वायसराय की कार्यपालिका परिषद में सदस्य बनने का मौका मिला। यानी कि अब ये भी कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकते थे। इनमें देखो कि भारतीयों को कितना इम्पोर्टेंस दिया गया है, कितना ऊंचा स्थान प्राप्त किया गया है इस एक्ट में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये था, हम लोग समझे हैं। अब अगला पॉइंट है, इसके तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया, जिसका मतलब था कि मुसलमानों को अपना प्रतिनिधि चुनने का विशेष अधिकार मिला। देखो, तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया, यानी कि जैसे जो मुसलमान थे उनको अपना प्रतिनिधि चुनने का विशेष अधिकार प्राप्त किया गया। जैसे कि जो भी मुसलमान मतलब चुनाव लड़ता था तो उसको सिर्फ मुसलमान उम्मीदवार ही वोट दे सकते थे। इसमें ये भी प्रावधान किया गया कि जो भी मुसलमान चुनाव लड़ता था तो उसको सिर्फ मुसलमान लोग ही वोट देते थे। और इसमें ये कहा गया। और अगला पॉइंट है, इसके तहत प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी दिया। अलग अलग समूहों को चुनाव में अपनी पहचान और प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला। देखो, इसकी प्रेसिडेंसी का मतलब है कि जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख शहर जैसे कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इसमें क्या कहा गया कि उनको वो मतलब जिस शहर में, जैसे कि कलकत्ता में कोई भी चुनाव हो रहा है तो वो वहाँ के लोग अपने प्रतिनिधि को चुनने, मतलब वो अपने प्रतिनिधि को उनको चुनने का अधिकार था, वो जिसको चाहते वो वोट दे सकते थे। इसमें ये कहा गया प्रेसिडेंसी के लिए। और कॉरपोरेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी कि जो व्यापारिक संगठन उनको भी अपने प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार मिला। और विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए, यानी कि विश्वविद्यालय यानी कि जैसे शिक्षा संस्थान, और जमींदार यानी कि जो जमीन को मतलब लेते होते थे, जमींदार उनको कहते हैं ना, तो उनको भी अपनी प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। अब इसमें प्रतिनिधित्व का प्रावधान, अलग अलग समूह को देखो, जैसे अलग अलग समूह हैं उनमें चुनाव में अपनी पहचान और प्रतिनिधि चुनने का अधिकार भी मिला था। तो इसमें यही था कि इसमें जो पॉइंट था इसको हम लोग बहुत ही डीप में समझे। देखो, इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली में एक बात और थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को इस एक्ट में उनको भी कानूनी रूप से अधिकार मिला, मान्यता प्राप्त दिया गया कि अब जैसे कि हिंदू और मुस्लिम होते थे, हिंदू और मुस्लिम वो अपने अलग अलग प्रतिनिधित्व को चुनेंगे, मतलब वो अलग अलग प्रतिनिधि को चुनेंगे। जैसे कि वो हिंदू और मुस्लिम वो अलग अलग प्रतिनिधि को चुनने लगे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया गया इसमें। और क्या था कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको माना जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब कोई भी एग्जाम में आता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको माना जाता है, लॉर्ड मिंटो को। देखो, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो, उनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है।
तो आई होप आप लोग को 1909 का भारत परिषद अधिनियम समझ में आया होगा। और ऐसे ही टॉपिक पर और भी वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।